से हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए चैनल पे हम लोग हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। कल की क्लास में एक सवाल ये था कि राइट टू प्राइवेसी केस अभी रिसेंटली जो है ना न्यूज़ में था। ये केस किससे रिलेटेड था? तो ये केस रिलेटेड था के एस पुट्टुस्वामी से। इनका अभी हाल ही में वैसे निधन हो गया है, इसलिए ये करंट अफेयर में न्यूज़ में है। और के एस पुट्टुस्वामी कर्नाटका हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन्हीं के ही चलते हुए आर्टिकल नंबर 21 के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर राइट टू प्राइवेसी केस है उसको ऐड ऑन किया था। तो के एस पुट्टुस्वामी का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसी के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, टॉप 25 क्वेश्चन है उसके अंदर। उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्ज़ाम के लिए। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि जो मिली है अभी हाल ही में, वो मिली है मुख्यमंत्री जी को। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, इनको दी गई है। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने दी है ये उपाधि? ये यूनिवर्सिटी दी है के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। एक्चुअली यहाँ पे अभी रिसेंटली 34वां दीक्षांत समारोह था। सर ये दीक्षांत समारोह क्या होता है? दीक्षांत समारोह मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती है। और ये दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन थे? मुख्य अतिथि के रूप में शामिल यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल। आप देख पा रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल और ये रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री। वैसे के यूनिवर्सिटी जो है ना, ये हरियाणा के अंदर नेक जो है, नेक के द्वारा A++ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। A++ ग्रेड। यहाँ पे छात्र छात्राओं को डिग्रियाँ वगैरह दी गई है, के साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी एक ना अवार्ड देती है जिसका नाम है गोयल अवार्ड। गोयल अवार्ड, ये गोयल अवार्ड जो है ना, ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है ज़्यादातर। और अभी लास्ट जो दिया गया था ना, वो दिया गया था एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ हमारे भारत के अंदर जो है 10वें इसरो के अध्यक्ष रह चुके थे, 10th नंबर के। 11वें तो अभी 14 जनवरी को बने हैं, जिनका नाम वी नारायणन है, आपको याद होगा वी नारायणन। 10वें थे, उनका नाम था एस सोमनाथ, ये याद रखना, 10th नंबर के थे एस सोमनाथ। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी? 1956 एक्ट है, उसके तहत ये सेटअप की गई थी। और एक बात और याद रखना, इसकी स्थापना या इसकी नींव रखने का कार्य जो किया था वो किया था भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम आपको याद होगा अच्छे से ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप एक और बात के लिए भी जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद हो तो एक हमारे संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, संविधान सभा, उस असेंबली के अंदर सबसे पहले परमानेंट अध्यक्ष दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी ना, उसमें पहले परमानेंट अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। हालांकि अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वो बने थे 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने थे। ये सबसे वरिष्ठ थे और पेशे से वैसे वकील थे। और ये वरिष्ठता वाला पद जो है, ये कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया हुआ है, फ्रांस से, ठीक है। तीसरी बैठक कब हुई थी? वैसे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब अध्यक्ष बने, लेकिन वो कार्यवाहक थे, टेम्परेरी थे। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, उसमें परमानेंट अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इसी में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इस संविधान का जो प्रस्तावना है, जिसको प्रियम्बल कहा करते हैं, उस प्रियम्बल का कंसेप्ट है वो लेके आए थे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये ज़रूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या रहेगा हमारे पास में? हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले के गांव खरावड़ स्थित LPS बोसार्ड परिसर में आयोजित कैंसर मेमोग्राफी बस एवं मशीनरी सेंटर के उद्घाटन किया है? तो ये बस और के साथ साथ जो है ना कैंसर सेंटर है, इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? हरियाणा के रोहतक जिले में।
एक्चुअली यहाँ पे ना मशीनिंग सेंटर और मैमोग्राफी बस है। ये क्या है सर? इसका काम है कि गांव-गांव जाके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच और प्राथमिक रिपोर्ट देने का काम करेगी ये वाली बस। आपको शायद अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं, कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं ना, वो आते हैं किसके लिए आते हैं? वो आते हैं महिलाओं में, और महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा आते हैं देखने को। अब इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ऐसा बस वगैरह महिलाओं की जांच की जाएगी, और के साथ साथ जो है ना एक्चुअली क्या है कि ये 0 स्टेज तक है, पहली स्टेज तक है, सेकंड स्टेज तक है, तब तक तो इलाज इसका पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है। दिक्कतें आनी स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में, तो फिर आप समझ सकते हो ये लाइलाज ही हो जाती है। तो एक्चुअली इन स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, गुरुग्राम के अंदर किया था। और इसके अलावा ना अर्ली डिटेक्शन के लिए एक काम और भी हो रखा है। क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, और इसके साथ साथ आप याद रखना एक है सी डेक पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। इन दोनों ने मिलके ना एक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आई ऑनकोलॉजी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, iOncology.ai प्लेटफॉर्म। इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्ट करेंगे। मतलब समय से होने जैसे मान लेते हैं कोई 0 स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो अब कैसे पता लगेगा सर? तो गांव-गांव जाके महिलाओं के अंदर जो है ना ये जांच की जाएगी। अगर इसके सिम्टम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उनको फिर प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, जिनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट होती है, अनयूजुअल सा पेन अगर होता है ना ब्रेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेस करने पे, तो ये इसके शुरुआती सिम्टम होते हैं, 0 स्टेज के सिम्टम माने जाते हैं वो। तो उन्हीं चीज़ों का जो है ना चेकअप करेगी ये वाली बस, जिसका नाम है मैमोग्राफी बस। ठीक है। अगला जो सवाल है कि 1989 बैच के हरियाणा कैडर के सीनियर आईएएस अफसर जिनका भी हाल ही में निर्वाचन आयुक्त के रूप में सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे डिटेल के साथ में आपको ये सीखने को मिलेगा। और जो बच्चा सिविल्स की तैयारी कर रहा है, स्पेशली एचसीएस की तैयारी कर रहा है या इस बार यूपीएससी दे रहा है, उसको प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलो ध्यान से सुनना, या नोट्स भी बना सकते हो आप लोग। तो देखो 1989 बैच हरियाणा कैडर के जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, इनका नाम है विवेक जोशी। अब आप कहोगे सर विवेक जोशी तो हरियाणा के मुख्य सचिव नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, लेकिन अब इस पद पे नहीं रहे। तो सर हरियाणा के फिर मुख्य सचिव कौन है? ये पद खाली हो चुका है हरियाणा के अंदर। अभी हरियाणा के मुख्य सचिव का पद है, वो भी जल्द भरा जाएगा। तो सर इनको तो अभी हाल ही में नहीं बनाया गया था, अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाया था, नवंबर दिसंबर में ही। हाँ बिल्कुल, अभी इनको हाल ही में बनाया गया था, और अभी जो है ना ये आ चुके हैं, निर्वाचन आयुक्त के रूप में आ चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, ये पूरा सवाल क्या है क्या नहीं है। पहले तो मैं आपको इतना यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट है, इस इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के अंदर ना क्या होगा, एक तो इसके अंदर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और 2 इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तक थे राजीव कुमार, उनकी जगह पे देखो, मैं पहले का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यहाँ राजीव कुमार है, यहाँ एक जो इलेक्शन कमिश्नर है ना उनका नाम है ज्ञानेश कुमार है, और एक है एस एस संधू साहब। ठीक है, ये हैं। अब राजीव कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं, ये गए। अब इनकी जगह पे ज्ञानेश कुमार जो है ना, ज्ञानेश कुमार ये तो बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और जो यहाँ खाली हुई थी जगह, उसकी जगह पे कौन आ गए? उनकी जगह पे आ गए विवेक जोशी आ गए। एस संधू साहब तो अभी है ही है, एस संधू साहब तो है ही है। तो अब स्ट्रक्चर बन गया ये वाला। आई समझ में बात? आइए थोड़ा अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। विवेक जोशी पिछले ही साल नवंबर में 1 नवंबर को हरियाणा के मुख्य सचिव बने थे। अब हरियाणा के मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी नई सुधीर राजपाल या राजा शेखर वुंड्रू, ये हो सकते हैं, इनमें से कोई एक नाम हो सकता है, इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है, पर हाँ ज़्यादातर चांसेस है इनके।
हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी अब भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विवेक जोशी पिछले साल 1 नवंबर को ही केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति के लौटने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला इन्होंने। ठीक है। अब बात ये आती है कि अब हरियाणा में देखो क्या है कि सबसे सीनियर सुधीर राजपाल है और डॉक्टर सुमिता मिश्रा है। इसके अलावा 1990 बैच के ही अनुराग रस्तोगी है, आनंद मोहन शरण है, राजा शेखर वुंड्रू भी है। तो इनमें से कोई एक बन सकता है। हालांकि अनुराग रस्तोगी 30 जून और आनंद मोहन शरण 31 अगस्त को जो है ना वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में मुख्य सचिव पद के लिए सुधीर राजपाल, डॉक्टर सुमिता मिश्रा या राजा शेखर वुंड्रू, इनमें से किसी एक की नियुक्ति की जा सकेगी। लंबे समय तक केंद्र में रहे थे केंद्र सरकार के अंदर विवेक जोशी। हरियाणा के मुख्य सचिव बनने से पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव पद पे कार्यभार संभाल चुके थे। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं ये। और इससे पहले इन्होंने 4 साल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त के रूप में भी काम संभाला है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। कपड़ा मंत्रालय के 2001 से 6 के दौरान निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो मतलब आपके पास में ह्यूज एक्सपीरियंस है बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड से इन्होंने इंटरनेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं या इंटरनेशनली जो है ना इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। विवेक जोशी का गृह राज्य वैसे यूपी है। 21 मई 1966 को इनका जन्म हुआ है। जब हरियाणा बना था तभी इनका जन्म हुआ था, समझो उसी साल में। मतलब स्विट्ज़रलैंड के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा से इंटरनेशनल अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री की। प्रोफेसर रिचर्ड बॉल्डविन के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा रुड़की यूनिवर्सिटी से 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की इन्होंने। और दिल्ली से इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मतलब इनके पास क्वालिफिकेशन है ये वाली। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि अभी जो अपॉइंटमेंट लेटर इनके पास में आया है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 अधिनियम संख्या 49 2023 की धारा 4 की ओर से जो पावर है, मतलब इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनके पास में लेटर आया है। इनका जन्म हुआ मतलब 21 मई 1966 को। तो ये 2031 तक 58 साल के हैं। मतलब ये 31 तक जो है इस पद पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेन्योर होता है या तो 6 साल या फिर 65 साल। 65 साल का उम्र या लगातार 6 साल, इनमें से कोई एक पहले पूरा हो रहा हो तो फिर रिटायर्ड हो जाएंगे ये। तो 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे, फिर 6 वर्ष के लिए आयोग में रह सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सुशील चंद्रा को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये ऑफिशियली जो है ना वो लेटर है, भारत का राजपत्र जिनके थ्रू इनकी नियुक्ति की गई है या नियुक्ति का इनके पास में लेटर आया है ये। अब क्या है कि हरियाणा के तो चलो ठीक है, अब भारत के जो है ना मुख्य 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है ये नियुक्त हो चुके हैं हमारे ज्ञानेश कुमार साहब। अब आने वाले टाइम में क्या है, इसी साल के लास्ट में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और 26 में केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी आने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाले हैं ये। अपॉइंटमेंट करने की कमेटी में नरेंद्र मोदी के अलावा जो है ना अमित शाह गृह मंत्री, बाकी इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे। और ज्ञानेश कुमार जो हमारे बने हैं भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त, ये केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं 1988 के। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी निकटता से काम किया है। 37 साल से ज़्यादा का प्रशासनिक अनुभव है। रक्षा मंत्रालय में भी रह चुके हैं ये। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। और इसके अलावा जो है 1988 बैच के, ठीक है, पर 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको कार्यभार मिला था। और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इसके कुछ दिन बाद ही लोकसभा के चुनाव का ऐलान होगा। मतलब 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे ना, हरियाणा में विधानसभा के भी होंगे वैसे। कानपुर के भारत आईआईटी जो है वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई की हुई है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया हुआ है इन्होंने। और जो 2024 में इलेक्शन से जस्ट पहले जो है ना 2 नए चुनाव आयुक्त आए थे, सुखबीर संधू, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार।
तो ज्ञानेश कुमार तो अब 26 में बन गए हैं। इनकी जगह पे विवेक जोशी आ चुके हैं। सुखबीर सिंह संधू साहब तो इसी पद पे फिलहाल के लिए बने हुए हैं। कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट कमीशन है ये। इसका आर्टिकल तो 324 से 329 तक है, भाग 15 में आते हैं ये, पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन के। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे हमारे सुकुमार सेन। प्रेजेंट में अब तो सुनील अरोड़ा के बाद राजीव कुमार आ गए थे, खैर अब हो गए हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना। तो अब आप याद करोगे क्या? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार याद रखोगे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? वी.एस. रामादेवी बनी थी 1990 में। पहला इलेक्शन कब हुआ था? 51 से 52 तक हुआ था। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? पार्लियामेंट के, मतलब संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपचुनाव वगैरह करवाना। ध्यान रखना, ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? 324 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया, सब कुछ है इसमें। 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करना, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना करना। 326 में है वयस्क मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन के 1988 के अकॉर्डिंग 18 साल का होने के बाद में अडल्ट एक वोटर बन जाता है। 327 के अनुसार संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की पावर। 328 में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए कानून बनाने का पावर। और 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और इनके अंदर पहले पता क्या था? पहले ये जो स्ट्रक्चर जो था ना, इसमें स्टार्टिंग में ओरिजिनली एक ही मेंबर होते थे। 16 अक्टूबर 1989 में 3 मेंबर कर दिए, 90 में फिर से इसको 1 कर दिया, फिर 93 में फिर से 3 कर दिए, अब 3 मेंबर चल रहे हैं, 1 मुख्य 2 अन्य, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त की योग्यता जो है ना, इनके मतलब इनकी क्वालिफिकेशन संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। अपॉइंट कौन करते हैं इनको? अपॉइंट राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। और इसके अलावा इनका जो सैलरी वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही होती है, सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है। और इनका सैलरी वैसे 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। और जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल या 65 साल, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, इतने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे ये। और हटाने का प्रोसेस क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही। और इसके अलावा इनको जो नियुक्त करने का प्रोसेस है वो भी राष्ट्रपति के हाथ में है। काम, राज्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हो गए। और इसके अलावा डेट और टाइम टेबल इलेक्शन के क्या होते हैं वो सब कुछ अनाउंस करना। और पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियों को सिंबल देना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता बनाना। रेडियो, टीवी वगैरह पे कोई प्रचार करता है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना। राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं बहुत सारे कामों के अंदर ये। इसके अलावा राज्यपाल को भी सलाह दे सकते हैं ये। और इसके अलावा अगर रैगिंग वगैरह हो रही है या कहीं पे लूटपाट, हिंसा हो रही है तो इलेक्शन को रद्द कर देने की पावर है इनके पास। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 साल समाप्त होने के बाद निर्वाचन करवाए जाएं या नहीं करवाए जाए, ये सारी पावर इनके पास में है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, 2024 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला था? बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।